Before we move to questions, मोई साहब, दो comments quickly. जो empathy वाला आपने mention किया aspect, unique human capability, उसमें दो मुझे I was reminded of two things. एक तो ये कि वो कभी-कभी इस level तक चला जाता है कि वो हमारे लिए कभी-कभी परेशानी का बायस बन जाता है. I actually know someone who was studying to be a doctor and very successfully so. और जब उन्होंने एजुकेशन वाला पार्ट उसका पूरा कर लिया एंड शी वेंट फॉर अ हाउस जॉब, शी रियलाइज्ड कि ये प्रोफेशन वो कंटिन्यू नहीं कर सकती और उनको बड़ी पेनफुली छोड़ना पड़ा वो प्रोफेशन, सिर्फ इसलिए कि जिस पेशेंट को वो ट्रीट करने की कोशिश करते थे वो उनके सिम्टम्स को एक्चुअली खुद फील करना शुरू कर देते. इतनी ज्यादा एम्फेटिक इम्पैक्ट इतना ज्यादा आ रहा था. दूसरा इसमें पॉइंट जो मुझे ख्याल आया अचानक वो ये था कि एम्पैथी के मामले में हम एट टाइम्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि इवन अगर कोई फेक सिंसेरिटी शो कर रहा होता है या कोई अपने हद तक अपना एक्सप्रेशन फेक कर रहा होता है, वी कैन एक्चुअली सेंस दैट. और अक्सर औकात तो हम शायद थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले जाते हैं, दूसरे के इंटेंशंस जज करना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए. लेकिन ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर बहरहाल रखी हुई है, स्पेशली जब आपने एग्जांपल दी मूवीज की या टीवी शोज की, तो हम अक्सर कहते हैं कि ये एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, ये एक्टर बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये ओवर एक्ट कर रहा है. कुछ वो इतना जेन्युइनली एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं कि हम जानते बूझते कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, हम उसका शिकार हो जाते हैं, हम महसूस करना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है जी. और ये जो एक्टिंग की पूरी एक इंडस्ट्री बनी है वो इसी चीज को, यानी इंसान की ये जो एबिलिटी है कि वो एसोसिएट कर सकता है, मिरर न्यूरॉन्स उसके अंदर मौजूद हैं, वो दूसरे को देखकर अपने अंदर उसके अंदर वो फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं, इसी को सामने रखकर बनाई गई. एंड इट्स बड़ा ज़बरदस्त आपकी ये इंडस्ट्री, आपकी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर made on the basis of the fact that we can empathize. We can actually, uh, we like to empathize. ये जो बात है आपकी, ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इंशाल्लाह इसको हम when we study this in detail इसको हम लेंगे, अल्लाह खैरियत रखे, कि there is something called कि जिसमें हम अपनी उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं कि जिधर हमें हमें एम्पैथी इन अफेक्टिव बना सकती है. लेकिन ये जो दूसरी चीज़ है, ये तो फिर कमेंट करना चाहिए ना उस आदमी को कि जो आपको ये धोखा दे पाता है कि मैं वाकई ज़रूरतमंद हूँ और मुझे ज़रूरत की, यानी आपकी हेल्प की ज़रूरत है. लेकिन दिस इज़ समथिंग विच विच इज़ गोइंग टू हैपन इन लाइफ. जिस वक्त आपको पता चल गया कि ये चीज़ मेरे अंदर है, तो फिर दूसरे एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं उसे. ट्रू, ट्रू. जी राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए. जी, मैं ये कह रही हूँ कि कई दफ़ा ये होता है कि आप इतने ज़्यादा आप में एम्पैथी होती है कि आप ओवरडू कर जाते हैं और उसी में आप हर एक के लिए फ़ील करते हैं और इन द एंड आप ही को उसका नुकसान होता है, बिकॉज़ द अदर पर्सन इज़ नॉट सिंसियर. तो उसमें ये कि कुछ थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, ट्रस्ट किसी को इतना करें कि आप उसकी वीकनेसेस नहीं देख सकते या अपनी वीकनेसेस नहीं देख सकते. तो इसके लिए कुछ तरीका होना चाहिए कि थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए या सोचना चाहिए कि मैं इतना ज़्यादा इसके साथ, इस औरत के साथ कर रही हूँ कि इन द एंड इसके साथ तो मैंने इतनी अच्छाई की, तो इसने मेरे साथ क्या कर दिया? इसका छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ. मेरी रिसेंटली मेरी जो क्लीनिंग वूमन थी, उसने मेरे घर में थेफ्ट की और मेरी बहुत सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी चोरी हो गई. और मैं ये बार-बार सोचती हूँ कि मैं 3 साल में मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया, मैंने तो इसके हर तरीके से इसकी हेल्प की, तो इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया? तो इसका कुछ मेरे मुझे जवाब नहीं मिल रहा था. ठीक है, मेरी अच्छाई आप तो थी यानी जवाब किस चीज़ का नहीं मिल रहा था? कि इसमें क्या था? इसने ये नहीं देखा कि मैंने इसके साथ तो अच्छाई की है, तो अच्छाई के बदले में इसने मेरे साथ भी तो अच्छाई करनी चाहिए या ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए.
मैं असल में देखिए, मैं इस पे बात कर चुका हूँ बहुत बहुत दफ़ा। ये एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, हमारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है, और ये एक्सपेक्टेशन इन अ परफेक्ट वर्ल्ड पूरी भी होनी चाहिए, बट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड। इस दुनिया में क्लोजर्स नहीं होने। इसी चीज़ की बात जब मैं करता हूँ ना कि दुनिया में क्लोजर्स नहीं होने, इसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि हमने दुनिया में जो कुछ करना है, उसके वो नताइज हर दफ़ा पूरे नहीं निकलने जिस तरह से हम समझते हैं कि निकलने चाहिए। ये खला हैं इस दुनिया के। इस दुनिया में आप अच्छा करेंगे और नुकसान उठा लेंगे। असल सवाल ये है कि मैंने किया क्यों अच्छा? व्हाई डिड आई डू द राइट थिंग? अच्छा, अच्छा करने का क्या ये तकाज़ा भी था कि मैं उसके सामने ज्वेलरी रख देता, कि उसको, उसके ईमान को भी आज़माता? यानी मैंने उसके साथ अच्छाई की और मैंने उसको ट्रस्ट किया, लेकिन डिड दैट आल्सो रिक्वायर दैट ही शुड हैव और शी शुड हैव एक्सेस टू एवरीथिंग दैट आई ओन? ये तो मेरी गलती है ना। इनको, इन इन एक्सपीरियंसेस से मुझे सीखना है। व्हाट कैन यू लर्न आउट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर वैल्यूज? आपको अच्छा ही करना है, आइंदा भी अच्छा ही करना है। यानी इस, अब इसको सिर्फ ठीक कर लें, इसको, इस मकसद को ठीक कर लें कि अच्छा क्यों करना है। यानी अगर तो आपने अच्छा इसलिए करना है कि दूसरे भी अच्छा करेंगे मेरे साथ, तो फिर मेरा ख्याल है ना करें अच्छा। अच्छा करना छोड़ ही देना चाहिए फिर। और अगर अच्छा इसलिए करना है क्योंकि मुझे अपने रब को राज़ी करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह, दूसरे जो मर्ज़ी करें। दिस इज़ योर ट्रांज़ैक्शन विद गॉड एंड दैट इज़ देयर ट्रांज़ैक्शन विद गॉड। दे विल बी आंसरेबल फॉर व्हाट दे डू, यू विल बी आंसरेबल फॉर व्हाट यू डू। सही सही, आई अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट जो अभी आपने पॉइंट्स कहे हैं, इसमें एक पॉइंट है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो इसका भी आंसर नहीं मिलता। बिकॉज क्योंकि ये अभी मेरे साथ ये होना था, मेरे साथ ही ये इतना कुछ बीमारी घर में या प्रॉब्लम्स, तो इसका भी इससे, इंसान इसके या तो बारे में ना जब ये सवाल पैदा हो, जब भी ये सवाल पैदा हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि लाइफ डज नॉट ओ यू एनीथिंग एट ऑल। यू लव दिस लाइफ एज इट इज। आपने कभी ये सवाल किया अपने ज़हन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे अल्लाह ने आंखें दे दी हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अकल रखता हूं, मैं समझ रखता हूं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं नरम बिस्तर पे सोता हूं? ये जो एस्पेक्ट है, ये जब जब भी ये सवाल पैदा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुश्किल में ही पैदा होता है ना आमतौर पर, ये हम आसानी में नहीं पैदा होता ये सवाल। जब अच्छा होता है, मिसाल के तौर पे कुछ सक्सेस मिल गई है, तो आदमी ये सोचता है कि मतलब ये तो होना ही चाहिए था, दिस इज व्हाट आई डिजर्व, दिस इज व्हाट शुड हैव हैपेंड, दिस इज द राइट थिंग। ये जो बात है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक हैं और कुछ चीज़ें गलत हैं, उनमें से जो ठीक है उनके बारे में पहले ये सवाल कर लें एंड ट्राई टू फाइंड एन आंसर। क्यों हो रहा है आपके साथ ये? मिसाल के तौर पर आपको अगर मुश्किल है, इफ यू हैड टू गेट योरसेल्फ ऑपरेटेड एंड यू हैड द फाइनेंसेस और द रिसोर्सेज टू गो टू अमेरिका एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, जी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? जबकि दुनिया में तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा, पाकिस्तान की तो अक्सरियत, अक्सरियत क्या, शायद हार्डली कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा सिवाय पॉलिटिशियंस के और बहुत अमीर लोगों के, कि जो ये कर सकता है। मुझे ये बताइए आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी ये सोचा आपने? वेरी वेरी नहीं, वेरी वैलिड। सीरियसली, सीरियसली बताइए। राइट। यानी नाउ एवरी टाइम यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सवाल भी पैदा कर लें फौरन कि मेरे साथ वो क्यों हुआ? व्हाई डू आई हैव दिस हाउस वेयर एज मोस्ट पीपल आर हाउसलेस? होमलेस लोग हैं, सड़कों पे सोते हैं, मैं सड़कों पे क्यों नहीं सो रही? ये सोचिएगा जरूर। यू नो, दिस विल एक्चुअली, क्योंकि ना वो किसी वजह से हो रहा है, ना ये किसी वजह से हो रहा है। ये दोनों ही सूरतें जो है ये इस वजह से पैदा हो रही हैं क्योंकि आपको दुनिया में आजमाया जा रहा है। उसको मैं समझता हूँ कि वो तो मेरे साथ ठीक हो रहा है, वो दैट फिट्स इन विद व्हाट आई वांट। दिस डज नॉट, बिकॉज दिस डज नॉट फिट इन विद व्हाट आई वांट, तो मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आजमाइश है। ना वो आपकी वांट पूरी करने के लिए हो रहा था, ना ये आपकी वांट को डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है। दोनों ही सूरतों में आजमाइश हो रही है। ये है जो हमें याद रखना है हमेशा। या ये आपने बहुत सही कहा। नॉट मेनी पीपल कैन गो टू अमेरिका एंड गेट सर्जरी। सही बताया। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू। अभी तक मोहित साहब हमारा कॉन्वर्सेशन एम्पैथी पे ज्यादा हो गया है,
एम आई करेक्ट कि आज हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस करना चाह रहे हैं, जो आपने लास्ट 6 क्वेश्चंस अभी मेंशन किया था? नहीं नहीं, ऑल दीज एस्पेक्ट्स, इनमें से कोई भी चीज़ आपको लगता है ना क्लियर नहीं है, तो मैंने इंसान की कॉन्शियसनेस, मिसाल के तौर पर हमारी एक कॉन्टिन्यूइंग आइडेंटिटी है जिसको मैं जानता हूँ, यानी वो जो 4 साल के बच्चे का एक्सपीरियंस था जिसको कि उसकी वालदा ने नमाज ना पढ़ने पर कमरे से निकाल दिया था, वो मैं था। आई कैन पिक्चर दैट। अच्छा, वो जिसने एक दिन अपनी कब्र में जाना है वो मैं ही होऊंगा। ठीक है जी, दैट इज द फ्यूचर। और ये जो इस वक्त बात कर रहा है ये मैं हूं। ये जो एक कॉन्टिन्यूइंग आइडेंटिटी है, और फिर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ये जो एस्पेक्ट्स थे सारे, इनको सामने रख लीजिए फिर से, मैं इनको ले आता हूँ। इनमें से कोई भी ले सकते हैं आप, यानी दीज आर द 6 एस्पेक्ट्स दैट वी डिस्कस्ड, यानी पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन, अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ प्रोसेसेस, moral agency, goal setting and purpose of life, and empathy and social relationships, and mortality and existential curiosity। ये हमारे अंदर हमारी सेल्फ अवेयरनेस से पैदा होने के नतीजे में, या बिकॉज वी आर सेल्फ अवेयर, देयरफॉर इन एस्पेक्ट्स में मैं चाहता हूं कि इनको जरूर याद रखें कि ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस है। अगर इसमें आप वीक हैं, मिसाल के तौर पर, यकीनन पहले में तो वीक नहीं है, पहले में तो असल में इट कम्स नेचुरली, लेकिन मैनी टाइम्स मेरा तजर्बा ये है बहुत सारे लोगों में कि हम अपनी अवेयरनेस और रेगुलेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस जो है वो उसमें वीक हो जाते हैं, बिकॉज वी डोंट पे अटेंशन टू दैट। इट इज़ लाइक अ मसल। वो जो मसल है वो जितना आप यूज़ करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। मॉरल एजेंसी भी हमारे अंदर होती है, हम आम तौर पर होती है, तौर पर एक कम दर्जे में होती है, हम इसकी प्रैक्टिस करें तो बेहतर हो सकती है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये बहुत अच्छी तरह से याद आ जाता है, मिसाल के तौर पर कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो अब आप पूछें उससे कि क्यों ऐसा किया, तो उसने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया था। तो उसने गुस्सा क्यों चढ़ाया था? क्योंकि आपने कुछ किया था। असल में ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है, हम अपना रोल मिस कर रहे हैं उस सारी सिचुएशन में। ठीक है जी, वो मॉरल एजेंसी जो है उस लेवल पर अवेयरनेस में हमारी नहीं आ रही। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी को बेमकसद गुजारना शुरू कर देते हैं। मेरे से कल ही किसी ने ये बात की कि मुझे कई दफ़ा ज़िंदगी का यानी दिन होना रात होना, दिन होना रात होना, फिर उठो सुबह फिर से वही काम, वही रूटीन, उसी तरह से काम शुरू कर दो, ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या बेमकसदियत सी महसूस होने लग पड़ती है। दैट इज़ बिकॉज वी डोंट हैव एन ओवरऑल गोल और पर्पस फॉर लाइफ। इसी तरह से एम्पैथी और सोशल रिलेशनशिप्स में ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है एम्पैथी शो करने की, जबकि इससे नुकसान हो जाता है। नहीं, अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी है इसलिए ताकि आप बेहतर इंसान बने। आपकी आपकी डीलिंग अल्लाह ताला के साथ है, आपकी डीलिंग लोगों के साथ नहीं है। इस चीज़ को, तो इन 6 पॉइंट्स के ऊपर अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, या इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, जैसा कि हमारी रूटीन रहती है, कोई और सवाल भी पूछना चाहे तो पूछ लेंगे। कोशिश करेंगे इससे रिलेट करें ताकि बाद में लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। एक गलती जो अपनी कुछ अर्सा पहले बड़ी ऑब्वियस हुई मुझ पे, वो ये थी कि मैं जिसको शायद एम्पैथी समझता था, वो एम्पैथी कम थी और सिंपैथी ज्यादा थी। दूसरे से दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जेन्युइनली या उसकी पोजीशन को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करके समझने की जगह एक डिफॉल्ट सेटिंग ये थी कि हमदर्दी के जज्बा ज्यादा था। और शायद उसकी वजह किसी किस्म का हो सकता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, या एक ईगो की सेटिस्फैक्शन हो। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि मैं उस वक्त कोर मेरी मोटिवेशन क्या थी, लेकिन व्हाट आई डिड रियलाइज वाज कि ये एक इंतहाई अनप्रोडक्टिव बिहेवियर था, जिसकी वजह से मैं अपने रिलेशनशिप्स को, ऑलमोस्ट सारे रिलेशनशिप्स को बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा था। कि जब मैं हर इंसान से हमदर्दी, प्राइमरीली हमदर्दी के जज्बे से रिलेट कर रहा होता था, बजाय इसके कि उनको भी अपनी तरह का एक उतना ही काबिल और ज़हीन इंसान समझूं जितना कि मैं अपने आप को समझता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट जी। आप वो उसने, व्हाट्स हर नेम, शी इज़ द एम्पैथी साइकोलॉजिस्ट, व्हाट्स हर नेम, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जो खातून जिसने शेम पे बहुत काम किया है, आई एम नॉट, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किसी को याद आए तो मुझे बता दें। वंडरफुल स्पीकर, उसकी टेड टॉक भी बड़ी मशहूर है।
शेम साइकोलॉजिस्ट, उसने बड़ी खूबसूरत एक छोटी सी बिल्कुल 5 मिनट की उसकी वो सेशन है जिसमें उसने ये बताया कि एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क क्या है। सिंपैथी आप असल में ऊपर खड़े होके देते हैं, बिल्कुल ठीक बात फरमाई आपने कि हमदर्दी ऊपर खड़े होके दी जाती है कि ओहो आओ मैं तुम्हें तुम्हें संभाल लेता हूँ, और इस तरह की चीज़। लेकिन एम्पैथी साथ बैठ के दी जाती है। यू आर एट एन इक्वल लेवल। व्हेन यू आर शोइंग एम्पैथी, यू आर एक्चुअली शोइंग दैट आई हैव बीन देयर, एंड आई नो this hurts. It really does. But and I can't do anything about it. हमें अपनी अपनी जिंदगी में खुद अपने अपने आप को संभालना है, ये भी एक हकीकत है। ठीक है ना जी। यानी मैं आपका साथ आपके बैठ सकता हूँ, मैं आपकी तकलीफ को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी तकलीफ को कम नहीं कर सकता। यू हैव टू लिव विद दिस पेन फॉर एज लॉन्ग एज गॉड हैज गिवन यू दिस पेन। ये जो एस्पेक्ट है इस चीज को बयान करती है एम्पैथी। मैं दुनिया के हालात ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन फील द पेन फॉर अदर्स बिकॉज आई नो कि अगर मेरी अगर औलाद दुनिया से रुखसत हो जाए तो मुझे क्या फील होगा, मुझे मालूम है। आई कैन फील दैट, मेरी इमेजिनेशन से ही मालूम हो जाती है। मैं उस इमेजिनेशन को हटाता रहता हूँ, बुरी तरह से दूर करता रहता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसके ऊपर फोकस करके उसको जान सकता हूँ कि किस तरह से तकलीफ होती है। जी अख्तर, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन थी कि इनकी जो सेल्फ अवेयरनेस है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। तो इसकी क्या वजह है कि सेल्फ अवेयरनेस में हम इनके मोस्टली तो खैर नहीं, लेकिन ज़ाती बात कर लेता हूँ कि हम लोग बहुत वीक होते हैं। हम्म, इसकी वजह ये तो नहीं है कि हम लोग शायद मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो मतलब चीज़ें होती हैं, उसमें फ़र्क ना करने की सलाहियत की वजह से हम इसमें मुब्तला हो जाते हैं कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस की जो कुव्वत होती है वो वीक हो जाती है। मैं यानी कि मैं जैसे समझा अभी नहीं, बहन ने आप बात फिर किया, से फरमाइएगा, दो या दो से ज्यादा चीजों के हवाले से। ये क्या, मैं नहीं समझा था। यानी कि जैसे पिछले जो कॉलर बहन ने जो फरमाया कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, यानी कि सब्र करना, यानी कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है। और फिर आपने उसकी मिसाल दी कि यानी कि जो प्रिविलेजेस आपको हासिल हैं औरों को नहीं हासिल। तो ये एक्सपेक्ट जो है मतलब हम ये कि पॉजिटिव साइड को सोचने से पहले ही हम नेगेटिव को सोच लेते हैं और वो हम पे हावी हो जाती है, राइट। जो नेगेटिव होती है। यानी कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे के अंदर जो फ़र्क करने की सलाहियत होती है, उस सिचुएशन के अंदर, वो उस सिचुएशन में हम जो नेगेटिव को पॉजिटिव के ऊपर बहुत हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उसके अंदर बह जाते हैं। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस है, वो तो एक बेसिकली इन द सेंस एक हासिल हो गया ना, एक आपकी अचीवमेंट है। यानी कि वो बेस कर रही होगी कि आपके अंदर चीज़ों में या सिचुएशंस में या जो चीज़ आपको हासिल है, जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, उसमें फ़र्क ना करने की सलाहियत की वजह से आप में सेल्फ अवेयरनेस वीक हो सकती है आपकी या कमज़ोर हो सकती है। यानी कि आप में इल्म की पहचान नहीं है, यानी कि इन अदर वर्ड्स। नहीं, जितना कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं की। असल बात जो है इसकी वो ये है, यानी मिसाल के तौर पर आप ये इसको जानते हैं कि मेरे मेरे अंदर गुस्सा क्यों पैदा हो गया है। हैव यू बी, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है बात। ठीक है, ये जी, क्यों गुस्सा पैदा हो रहा है, मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। ये जो बात है इसके बारे में थोड़ा सा रुक के गौर करना है। हमारा जो ज्यादा फोकस है वो आउटवर्ड है। यानी आप इसको इससे अंदाजा लगाइए ना। लेट से एक आदमी से पूछा जाए कि आपके अंदर कितनी सेंसेस हैं, तो हम असल में वो जिन सेंसेस का जिक्र करते हैं वो 5 हैं। वी जनरली से दैट वी हैव, इंसान की 5 सेंसेस होती हैं, और वो जो सारी सेंसेस होती हैं वो असल में दुनिया से रिलेट करती हैं आपको। आंखों से आप बाहर देखते हैं, ठीक है, कानों से आप बाहर की आवाज सुनते हैं, टच से आप यू टच व्हाट इज आउटसाइड, राइट। और इसी तरह से बाकी भी देख लें। लेकिन आपके अंदर बहुत सारी और सेंसेस हैं। मिसाल के तौर पर आपकी एक सेंस ऑफ बैलेंस है। जब आप खड़े होते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, आपको पता है कि मैं इस वक्त बैलेंस में नहीं हूं,
तो इसको भी ये भी एक सेंस है। आपके अंदर इस वक्त आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके टेम्परेचर के हवाले से जो आप फील कर रहे हैं वो आपकी टच नहीं है, वो आपकी अंदर की फीलिंग है। ये देखिए, ये जितनी भी अब मैं आपको सेंसेस बता रहा हूँ ये वो सेंसेस हैं, मसलन प्रोप्रियो सेंसेप्शन जिसको कहते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देयर आर क्वाइट अ फ्यू, मतलब 10-12 सेंसेस कि जो आपकी अंदर की चीजें बताती हैं, ठीक है। यानी हाउ हाउ एम आई फीलिंग इनसाइड, बट हम इसका जिक्र नहीं करते, हालांकि ये बहुत अरसे से अब मौजूद है, लिटरेचर में भी मौजूद है कि ये सारी इंसान के अंदर सेंसेस हैं। ये भी वो सेंसेस है, लेकिन ये सेंसेस मेरे अंदर की तरफ ज्यादा फोकस कराती हैं, एंड वी डोंट फोकस ऑन दैट। ये जितने भी आपको मैं अर्ज करता हूँ कि ये जितने भी मसल्स है ना, मसल्स की तरह ये सेंसेस भी आपकी तकाजा करती है कि उन पे आप फोकस करके काम करें। अगर आप काम करेंगे तो इसके बारे में, आप अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगे तो आपको अंदाजा होना शुरू होगा कि ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगे या ग्रेटिट्यूड की कोई और एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होना शुरू होगा कि मैं कितने प्रिविलेजेस में रहता हूं। मैंने इसको छोड़ दिया, अगर 1 दिन किया, 2 दिन किया, छोड़ दिया, तो फिर मुझे तकलीफ जो है वो तो एहसास दिलाएगी। यानी तकलीफ को मैं इग्नोर नहीं कर पाता, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। जो चीज मेरे पास है, मिसाल के तौर पर रोज सुबह उठ के अपनी आंखों के देखने का शुक्र अदा करना, ये बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस का तकाजा करता है। लेकिन जी अगर ठोकर लग गई और नाखून टूट गया तो उस पर आए आए करना, वो इतनी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस का तकाजा नहीं करता, वो रिफ्लेक्स जी। एक्शन में ही हो जाएगा। ये यानी कि ये इनके मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था जो कि कुरान मजीद में कहा गया है कि जो तकवा की सिफत है मुत्तकीन, तो मुत्तकीन जो है वो एक सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की एक मतलब होगी ना। मैं तकवा को ज्यादा ज्यादा गॉड कॉन्शियसनेस से ताबीर करता हूँ जी, यानी खुदा के जी हवाले से है ये। तकवा के और मतलब भी है, यानी खास तौर पे जब वो वर्ब के तौर पर आता है तो और मानी में भी आता है, लेकिन मुत्तकीन का वर्ड जो है वो आम तौर पर गॉड कॉन्शियस या गॉड फियरिंग के मानी में आता है। गॉड फियर यानी आप जिस वक्त कोई मामलात कर रहे हैं जिंदगी के, तो आप खुदा की हुजूरी में कर रहे हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि ये खुद एक स्किल है, ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस को बेहतर करना है ये स्किल है, ठीक है जी। बहुत सारी, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया, कॉन्टिन्यूटी हमारे अंदर नेचुरली पाई जाती है। मैं कल जी ये किया, मैंने कल ये किया, मैं जब उस कल के दिन को इमेजिन करूंगा तो आई कैन पिक्चर माई कैरेक्टर। मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मिसाल के तौर पर कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं, इसके बारे में, ये जी जो मेटाकॉग्निशन जिसे कहा जाता है, ठीक है ना जी। यानी मैं जिस तरह से समझ रहा हूं उस तरह से क्यों समझ रहा हूं, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, क्या दूसरे का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। जी ये जो कॉन्शियसनेस है ये जी। ऑटोमेटिकली नहीं आती, ये आप रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। वो जो आपने शायद एक बात की थी ना किसी मौके पर के, थोड़ा सा आपको पॉज देना पड़ेगा। वो जो पॉज देना है उसके नतीजे में ये, और पॉज में क्या करना है, ये चीजें सोचनी है फिर आएंगी, वरना नहीं डेवलप होंगी। और इसमें ये भी है कि हर बंदे की जो सेल्फ अवेयरनेस है और जो कॉन्शियसनेस है वो हर फील्ड में हो सकता है मुख्तलिफ हो। वो अखलाकियात में कुछ और होंगी, साइंस में कुछ और होंगी। क्वाइट पॉसिबल, गुफ्तगू करें इसी वजह से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम अपनी जिंदगियों में एक दूसरे से कॉन्वर्स करके वी कैन लर्न अ लॉट। यानी कि वो यही जो होता है कि एक सिचुएशन से एक बंदा ज्यादा मुतासर हो रहा है, यानी कि सोसाइटी में कुछ हो रहा है फर्ज करें, और एक बंदा ज्यादा मुतासर हो रहा है और दूसरा, और मेजोरिटी को शायद ये लग रहा हो, और अक्सर देखने भी ये आ रहा होता है कि मेजोरिटी को लग रहा होता है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर की सोसाइटी में कुछ हो रहा होता है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। राइट, ठीक है ना, तो सेंसिटिविटीज भी वो, डिफरेंट है। हाँ, तो वह इन्हीं के, और जो ज्यादा उससे मुतासर हो रहे हैं बेसिकली, तो उनका जो कॉन्शियस लेवल इनके मोरालिटी के उसके अंदर, सर्कल के अंदर ज्यादा बेहतर है ये कहना दूसरों मुश्किल है के जी। बनिस्बत। दिस इज नॉट नेसेसरी। इसकी कई और वजूहात हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर सेंसिटिविटी हो सकती है एक आदमी की। आप एक चीज के बारे में ज्यादा सेंसिटिव हैं, यानी मैं उस चीज के बारे में उतना सेंसिटिव नहीं हूं जितना आप हैं, तो आप ज्यादा मुतासिर हो जाएंगे। ये लाजिम नहीं है नहीं, कि प्रिंसिपली वो, बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपली हाँ, यानी कि जो अपने। प्रिंसिपली ये जरूरी नहीं है। ये इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ज्यादा सेंसिटिविटी जो है वो असल में ये भी बता सकती है कि
इमोशनल रेगुलेशन की कमी है। ये बात समझ में आ रही थी? जी, जी। मैं इससे गुजर चुका हूँ, इससे बड़ी बुरी तरह से गुजर चुका हूँ, यानी यूँ समझ लें कि पैरालाइज हो जाने की हद तक काम नहीं हो पाया। और उसमें जो वजह होती थी वो ये होती थी कि जो दुनिया में हो रहा है वो ऐसे लगता था कि किसी तरह से रुके, और ऐसे लगता था जैसे मेरे अपने साथ हो रहा है। आप सोचिए ना, अगर आपको अखबार में 10 कत्ल की वो खबरें मिली हैं, तो और हर कत्ल के बारे में आप ये सोच रहे हो कि ये तो मेरे अपने बच्चों के साथ हो रहा है, फिर कैफियत क्या होगी? ये जो इमोशनली रेगुलेट ना कर पाना है उसकी वजह भी हो सकती है ये। सही। जी, जी। हाँ, लेकिन ये है कि उसके अंदर बात का ये होता है कि आप मतलब जहाँ पे फर्ज करें, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं फर्ज करें, और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ इनकी जो नॉर्मल जो जराइम हो रहे हैं उसकी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात तो आपको लग रहा होता है कि ये बेसिकली एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक गलत चीज हो रही है, और राइट, अल्टीमेटली मैं भी उसमें इफेक्ट ही हो रहा हूँ। लेकिन आपको तो ख्याल है कि दूसरों लोगों को इस चीज का कोई अवेयरनेस नहीं है। राइट। तो ये बिल्कुल मैं पॉसिबल उस है। पर ही मैं बात ये कर नहीं रहा कह हूँ। रहा कि लाजिमन ऐसा होता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। जी। यानी इस पर ये नहीं कहना चाहिए कि ये लाजमन, असल में ये आसान है ना कि हम जब कोई सेंसिटिविटी देखें तो हम ये कहें कि ये आदमी कम मॉरली कम अलाइव है। नहीं, ये लाजिम इसका मतलब नहीं होता। यानी देर कैन बी, ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है, और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। एक क्वेश्चन मोई साहब हमें आया है चैट में कि जो सिंपैथी एंड एम्पैथी के बारे में हम बात कर रहे थे, उसको अगर सिंपल टर्म्स में आप और एक्सप्लेन कर दें। एम्पैथी असल में देखिए, सिर्फ एम्पैथी किसी की मदद करना नहीं होता। यानी सिंपैथी में जज्बा ये होता है कि मेरे ये तकलीफ में मुझे इसके हाथ, मतलब इसको, इसकी मदद करनी है, इसको आई वांट टू गेट हिम आउट ऑफ दिस पेन। एम्पैथी में जो जज्बा होता है वो ये है कि मुझे इसकी पेन को, आई आई नीड टू लिसन टू हिज पेन। मुझे इसके साथ बैठना है। इसने निकलना खुद है, लेकिन मेरा साथ बैठना इसको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड शायद कर दे कि जिससे ये निकल पाए। यानी दोनों में जो टारगेट है वो डिफरेंट होगा। एक में हम दूसरे की इंसानियत से रिलेट कर रहे हैं, और दूसरे में हम दूसरी सिंपथी में हम अपने आप को ऊंचा रख के तो रिलेट कर रहे हैं कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। ये बड़ा अच्छा जज्बा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं सिर्फ फर्क बयान कर रहा हूं जी। प्लस मोई साहब क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि एम्पैथी सिर्फ बुरे हालात या परेशानी की बात नहीं है। एम्पैथी राइट, राइट, ज्यादा यूनिवर्सल चीज है। राइट। और आप एम्पैथी किसी के साथ, यू कैन बी एम्पैथिक इन समबडीज हैप्पीनेस, इन समबडीज जॉय, उसकी सक्सेस में एम्पैथी शो करना। ऐसा नहीं है सिंपैथी असल में, ये बात, ये ठीक कहा है इन्होंने कि इन सिंपैथी वी वांट टू डू समथिंग टू एलिविएट द पेन ऑफ द अदर पर्सन। हम ये देखिए, जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली वो जो पेन है ना, होता क्या है कि हम जैसे ही ये महसूस करने लग पड़े कि मुझे असल में किसी की हेल्प करनी है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, उसको पैसे दे सकता हूँ, मैं उसकी रिसोर्सेज, लेकिन मैं उसके जज्बात में उसको खड़ा नहीं कर सकता। ये एक प्रॉब्लम है मेरी। वो उसी को खुद ही होना है। मुझे उसकी सिर्फ हेल्प करनी है, उसके जज्बात में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करके। इसमें ना एक चीज़ मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर देख लें। ये उन्होंने, आसिफ साहब ने लिख दी है, ब्रेनी ब्राउन ही है जी उसका नाम। थैंक यू जी आसिफ भाई। ब्रेनी ब्राउन की जो किताब है ना, और जो उसकी कुछ छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, उसमें एक वीडियो है जिसका नाम ही एम्पथी और सिंपथी है, वो ज़रूर देख लें। आई थिंक दैट विल हेल्प इंशाल्लाह। और उसकी जो किताब है वो भी बड़ी अच्छी है जी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक अगेन, अनफॉर्चुनेटली, बट ऑल हर बुक्स आर वेरी गुड। आप उसको ज़रूर देख लें। शी इज़ अ गुड राइटर। फरहाना आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहली दफ़ा इस मीटिंग में शरीक हुई हूँ और वेलकम जी। मुझे वोकल कॉर्ड का कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरी आवाज़ समझ आए। अल्लाह। ये जो सारे पॉइंट्स हैं और जो आप लोग सारे बातें कर रहे हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें एक बच्चे में देखी हैं, जो मैं ये सोचती हूँ कि वो नेचर पर है। उसे अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया क्योंकि वो डाउन सिंड्रोम है, मेरे हस्बैंड का भतीजा।
तो अभी ये सब जो बातें हो रही हैं सेंसिटिविटी, एम्पैथी, सिम्पैथी और जो भी मैं उसको देखती हूँ कि वो बच्चा जो है माशाल्लाह वो 27 ईयर का है। लेकिन ये कि उसको उसका ये हाल है कि वो बैड लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई स्टूपिड कह दे किसी को तो बहुत नाराज़ होता है। वो कहता है कि लैंग्वेज, ये आपने ऐसी बात क्यों की है? आज वो नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ, तो कोई खातून जो है वो गाड़ी लेकर एकदम से अचानक सामने आई और दोनों की टक्कर होते-होते बची और बस लड़ाई जो है वो समझें कि स्टार्ट हो गई। तो उसने मुझे आकर कहा कि अ, टीच अ लेसन टू योर हस्बैंड वाज़ फाइटिंग अ लेडी, सो हुँ, टीच हिम। तो मैंने कहा कि तो भई क्या बात क्या हुई थी? तो उसने बताया ये सारा कुछ हुआ था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, "अच्छा तो वो जो ठीक है लेडी थी, लेकिन वो बदतमीज़ी कर रही थी ना, वो बहुत लड़ रही थी, तो इसलिए मैंने ये कहा फलाँ-फलाँ।" तो मैंने कहा कि क्या करना चाहिए था शान? उसने कहा तमीज़ करें, आपको हुँ, तमीज़ करनी चाहिए थी। शी वाह! वाज़ अ लेडी। और ये कि फिर दूसरा ये कि वो उसको इस बात का हुआ कि जो भी कोई बदतमीज़ी करता है ना, हमें नहीं आगे से नहीं बोलना चाहिए। वाह! हमें बर्दाश्त करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि जैसे उसको अगर कह देते हम लोग कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो उसको इतना सेल्फ अवेयरनेस समझें कि वो इस तरह है कि वो कहता है कि नो, आई एम नॉट इंटेलिजेंट बिकॉज़ मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, मैं कॉलेज नहीं जा सका और अगर मैं कॉलेज जाता तो फिर मैं डॉक्टर बनता। और उसके 9 ईयर ओल्ड कज़िन की डेथ हो गई थी कैंसर से। उसने कहा मुझे ये उसका इलाज तलाश करना था। मैं उसको बचा लेता। तो उसको मैं ये सोचती हूँ कि वो नेचर पर है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। लोगों से मोहब्बत करना, लोगों की हमदर्दी या ये कि अगर कोई आपके आपके साथ बहुत बुरा पेश आ रहा है, तो आप चुप हो जाएँ। तो बस मैं ये बताना चाह रही थी कि एक नेचर पर इंसान को मैं देख रही हूँ और वाह! मुझे माशाअल्लाह। मैं हैरान होती हूँ कि वाक़ई हम सबको ऐसा होना चाहिए। तो वो मैं आपको बताना चाहती थी और वो वाक़ई बहुत शुक्रिया जी। हुँ, हुँ। थैंक यू, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह जी। मच। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर अपने जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं इनको अ, इनमें आमतौर पे वही वाली बात जो आपने कही कि हम लोग आउटवर्ड ज़्यादा होते हैं, इनवर्ट कम होते हैं। तो आप ही के सीखे हुए इस जुमले ने मुझे तो काफ़ी फ़ायदा दिया कि इट्स बिटवीन मी एंड गॉड। तो जो हम अक्सर माज़ी में फँसे रहते हैं या फ्यूचर में फँसे रहते हैं और प्रेज़ेंट को भूल जाते हैं, तो मुझे तो इस सेंटेंस ने जो है वो काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है। तो इससे ये है कि माज़ी में भी खुदा के हवाले कर देते हैं और फ्यूचर भी खुदा को सुपुर्द कर देते हैं और प्रेज़ेंट में जो है उसकी उँगली पकड़ लेते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है अपने इंटरनल प्रोसेसेस का जो मसल है उसको डेवलप करने में, उसकी बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो है ना इसमें बस ये कि अवेयरनेस ये खुद एक एक्सरसाइज़ है, यानी जिस वक़्त हमने ये एब्स्ट्रैक्टिंग पढ़ी है, जिस तरह से हम ये मल्टी डायमेंशनल सेल्व्स के ऊपर हमने बात की थी, आपको याद होगा, आप तो उसमें शामिल रही हैं थ्रू आउट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवेयरनेस के लेवल पर और इनको एक्टिवेट करने के हवाले से, यानी मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट किए बगैर रह नहीं सकता। ये मैं अवेयर नहीं होता। मैं जब एक चीज़ को देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी रियलिटी है जो मेरे पास है, मैंने देखी है, मेरा मुशाहिदा है। ठीक है जी, जो मेरा मुशाहिदा है वो मैंने अपने पर्सपेक्टिव से किया और मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ नोट कर सकता हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, जो मैं नोट करना चाहता था। यानी नोट करना चाहता था, नोट करने का मेरा आइडिया था, इन सारी चीज़ों से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वो रियलिटी। सो वंस आई आई स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, तो मैं अब आपके लिए मेरा ईयर ज़्यादा खुलेगा कि लेट मी सी कि शबाना ने क्या देखा। ठीक है जी। अच्छा, वो जो चीज़ है वो मेरे से डिफरेंट होगी तो मैं फ़ौरन उसको रद्द करने पर नहीं आऊँगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंटरनल अवेयरनेस एक अलग चीज़ है पूरी। यानी वो जो आपने फरमाया है गॉड कॉन्शियसनेस या तकवा या इस तरह की चीज़ें, वो असल में आपको इस चीज़ के ऊपर तो ले आएँगी कि जो भी सिचुएशंस पेश आ रही हैं, मुझे असल में उनमें बेहतरीन रिस्पॉन्स देना है। ये बहुत अच्छी बात है। ये इसमें इसमें कोई शुबा ही नहीं, असल बात ही यही है। लेकिन ये बात कि कई मर्तबा
अगर मैं अपनी इमोशंस को सप्रेस करने लग पड़ूंगा तो एक हद से ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा, उसकी एक लिमिटेशन है, वो बर्स्ट आउट कर जाएंगी और बुरी तरह से कर जाएंगी। तो इसके लिए इमोशनल रेगुलेशन, थॉट रेगुलेशन के लिए अगर मैं थोड़ी सी अपनी थॉट कंट्रोल की एक्सरसाइजेज, रेगुलेट करने की एक्सरसाइज करूंगा तो डेवलप हो। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड डेवलप करने के हवाले से मैं कुछ एक्सरसाइज करूंगा तो ग्रेटिट्यूड डेवलप हो जाएगा। यानी ये सब चीज़ें असल में कुछ स्किल्स हैं जो हमें पैदा करनी चाहिए। अगर हम पैदा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि अचानक वो जब मौका आएगा तो पैदा हो जाएंगी क्योंकि हम गॉड कॉन्शियस हैं, तो ऐसा नहीं होता। यानी यूँ समझ लें कि आपको अपनी यानी ये जो सारी हज करने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा है कि अगर मौका मिले तो हाजी कैंप में थोड़े दिन बसर कर लें क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो दैट्स अ गुड आइडिया। वो जो ट्रेनिंग है वो आपके लिए सूटेबल होगी, इंशाल्लाह अप्रोप्रिएट होगी। जी सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। मुझे ये पूछना है सर कि हो सकता है आप थोड़ा-सा डिसएग्री भी करें, लेकिन ये बात मैं इसी हवाले से पूछना चाहती हूँ, रवैयों के हवाले से, कि मेरी दादी कहती थी, मैं नहीं कहती हूँ, मेरी दादी कहती थी कि इंसान जो होता है ना, वो एक मुहावरा कहती थी, और वो मुहावरा मैंने कभी-कभी ना किसी ट्रक के पीछे लिखा हुआ भी देखा है। और वो लिखा होता है कि असल से खता नहीं और कम नस्ल से वफ़ा नहीं। अच्छा। तो सर, वैसे देखिए हमारा कुरान तो कहता है ना कि जो भी इंसान अल्लाह के करीब होता है वो और ये कि उसमें कोई कास्ट-वास्ट काउंट नहीं होती है। लेकिन लेकिन ये बुज़ुर्ग जो थे ना ये कहते थे कि ना अ, अगर अच्छी कास्ट नहीं होगी, नस्ल अच्छी नहीं होगी तो वो इंसान कभी बेहतर उसके रवैये नहीं होंगे, या उससे जो है ना उस तरह की गलतियाँ होंगी जो माशरे में बुराइयाँ पैदा करती हैं। हम्म। तो अब आप मुझे बताएँ कि ये चीज़ भी क्या रवैये करती है? यानी कि इंसान अगर किसी अच्छी नस्ल का है या किसकी कास्ट अच्छी है, जैसे बहुत से लोग सैयद होते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची की सैयदों में ही शादी करेंगे, हम नहीं करेंगे किसी और उसमें शादी। तो ये चीज़ें भी क्या हमारे रवैयों को और हमारे अखलाकी रवैयों को डेवलप करती हैं, या इसमें पीछे से कोई काम हो रहा होता है? एक पूरा पैराडाइम था जी, ये दुनिया में बड़ा बड़ा स्ट्रांगली मौजूद रहा है कि इंसान जो है वो बेसिकली अपनी जेनेटिक्स से बनता है। ठीक है जी, आपके जो जीन्स हैं जो आपको मुंतकिल हुए हैं अपने वालिदैन से, अपने एंसेस्टर से, आप उसकी बेसिस पर बनते हैं। ये एक बड़े लंबे अरसे तक ये रहा है। और मतलब वेरी ऑनेस्टली अगर आज भी ये होता तो मुझे ये लगता है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ का कायल नहीं हो सकता था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदार बनाया है और मेरे से वो कह रहा है कि वो जिस जिस चीज़ में मेरा मैं अकाउंटेबल होऊंगा उसमें मुझे इख्तियार होना चाहिए, अदरवाइज मैं अकाउंटेबल नहीं हो सकता। इफ़ आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू डू अदरवाइज तो फिर मैं अकाउंटेबल नहीं हो सकता। ये तो एक बेसिक पैराडाइम है ना। यानी जिस चीज़ में मेरी चॉइस ही नहीं है मैं उसमें अकाउंट मैं गुस्सा करता हूँ और मैं जेनेटिकली मैं इस तरफ मायल हूँ कि गुस्सा ही करूँगा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी भी नहीं कि मैं ठीक करूँ। ये ये जो पैराडाइम रहा है दुनिया में, ये इस वक्त भी बहुत सारे लोगों का ये बड़ा आसान पैराडाइम है। देखिए इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में आपकी दवाएं ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि जीन्स जो हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए आपको केमिकल्स इसमें अपने ऐड करने हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इसको बहुत पसंद करती हैं इस पैराडाइम को। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ असल में ये बरादरी, कास्ट, ये सब कुछ जो है इसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि ये लोग इस तरह के होते हैं। हम मिसाल के तौर पर मेरी वालदा का कहती थी कि हिंदू ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं। यानी हिंदू और सिख कोई एक मोहल्ले में रहने वाले लोग तो नहीं है, वो अरबों की तादाद में लोग हैं, करोड़ों की तादाद में। मतलब आपको क्या ख्याल है कि वो एक ही तरह के सारे वो लोग होंगे, या शेख जो होते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं, या सैयद जो होते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं? आई डोंट नो सीरियसली। यानी मेरे ख्याल में असल चीज़ जो है वो ये है कि इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, ये इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। यानी इट इज़ नॉट अबाउट योर नेचर, इट इज़ नॉट अबाउट योर नर्चर। ये जो नेचर और नर्चर की डिबेट है, मैं तो इसके बारे में सीधी सी राय ये रखता हूँ कि नेचर हर इंसान की एक ही होती है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द ह्यूमन नेचर। ठीक है जी, इंसान की नेचर असल में नर्चर में फ़र्क है, और नर्चर में जो फ़र्क है वो भी इस तरह से फ़र्क है कि आप एक ही घर में पैदा होने वाले 3 बच्चे भी डिफरेंट होते हैं। क्यों?
उसकी वजह ये कि आप जो कुछ उनके साथ कर रहे होते हैं वो नहीं सीख रहे होते, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी से अपने आसपास होने वाली चीज़ों को जिस तरह परसीव कर रहे हैं वो सीख रहे होते हैं, और आप किसी की परसेप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है, इसको आकर अल्टीमेटली आज की जो फील्ड जब हम पढ़ते हैं तो एपिजेनेटिक्स ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ना जी। यानी उसने ये कहा है कि इंसान के अंदर जो जीन्स एक्टिव होती हैं और जो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, ये भी इंसान के एटीट्यूड्स पे डिपेंड करता है। आप अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर लें, आपकी जीन्स जो एक्टिव हैं वो डीएक्टिवेट हो सकती हैं, जो डीएक्टिवेटेड हैं वो एक्टिव हो सकती हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसका मतलब ये कि मेरे एटीट्यूड्स, मेरे रवैये, मेरे दुनिया को अप्रोच करने के तरीके, ये बहुत कुछ असर डालेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस होंगी, आपकी जेनेटिकली भी इन्फ्लुएंस होंगी, आपके बचपन में होने वाले हालात से भी इन्फ्लुएंस होंगी, लेकिन अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल। मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी चीज़, मैं ये मौका जब आता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़ी देर के लिए रुक कर देखिए कि क्या वाकई ऐसा ही है? क्या अगर मैं चाहूँ तो रुक सकता हूँ? आपको लगेगा कि अल्टीमेटली अगर वो कोई मॉरल एस्पेक्ट में किसी मॉरल दायरे की चीज़ है तो आपको लगेगा कि मैं रुक सकता हूँ, आई कैन स्टॉप माई सेल्फ, मैं अगर चाहूँ तो रोक सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपने आप को खामखा मजबूर बनाया हुआ है, उतना मजबूर हूँ नहीं मैं, तो मैं तो इसका बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ जी। तो वो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो जो मैं शायद डिसएग्री करूँगा, मैं यकीनन डिसएग्री करूँगा। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी डू। मोहित साहब, ये जो पैराडाइम है जो आप मेंशन कर रहे थे, आई रिमेम्बर रिसेंटली रीडिंग अबाउट यूजेनिक्स की जो मूवमेंट थी 1920s में यूएस में, ऑफ ऑल द प्लेसेस, जहां पे वो लो आईक्यू लोगों को ऑफिशियली स्टरलाइज कर रहे थे ताकि ये आगे बढ़ा ना सके नस्ल अपनी, और सुप्रीम कोर्ट उसको होल्ड कर रहा था, अपहोल्ड किया उसने उस डिसीजन को उस वक्त। और बाद में भी रियलाइज कि इंटेलिजेंस इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि उसका अव्वल तो जीन से ताल्लुक बहुत कम है, और अगर है भी तो इट्स सो कॉम्प्लेक्स कि हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। लेकिन वो लिटरली स्कोर असाइन करके लोगों को, ओवर 60,000 पीपल वर स्टरलाइज्ड। राइट, राइट। ये देखिए इसके नतीजे में जो मसले पैदा होते हैं वो बेतहाशा है। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ गुंजाइश दी हुई है, ये मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड समझता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, और कोई एज लिमिट भी नहीं है। मैं अगर आज चाहूँ, इस एज में चाहूँ कि कोई नई अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट चेंज करके कोई नई हैबिट डेवलप करनी है तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा जी, आज का वक्त हमारा खत्म हो गया। हमारे पास एक हैंड रेज्ड है, तो अली साहब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट में आपको पहले मौका दे दें, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ज्वाइन करके तो पहले हाथ रेज कर दीजिएगा, हम आपको पहले मौका इंशाल्लाह दे जी, देंगे। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब, थैंक यू एवरीवन।